आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन। हम लोग समझते हैं कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो हम लोग उनको फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो मेल गैमेट इसमें से कौन अपना स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट कौन होता है, ओवम होता है। तो स्पर्म और ओवम का क्या होगा, फ्यूज होगा। तो जैसे देख लीजिए स्पर्म से, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दे तो ऊपर ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, एक्रोजोम्स कहलाता है। ठीक है, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये वाला पार्ट आपका नेक कहलाता है। और इधर ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का ये मिडिल पीस और ये हो गया पूरा टेल जो स्पर्म्स के मोबिलिटी में हेल्प करता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एक्रोजोम्स वाला पार्ट, नेक्स्ट ऊपर वाले पार्ट को पूरा हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओवम हो गया। तो दोनों जब फ्यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कहाँ होता है, तो टेक्स प्लेस इन एम्पोलरी रीजन्स। तो क्या बोला देखिए कि जो फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि ओवम और स्पर्म जो फ्यूज करेगा, तो फ्यूज जो करेगा वो कहाँ करेगा, आपका एम्पोलरी रीजन में करेगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है कब होगा, तो जब ओवम और स्पर्म एक साथ एम्पोलरी रीजन में पहुंचेगा तभी जाके दोनों फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इतना चीज हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते थे कि एग और स्पर्म फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन हम लोग को और थोड़ा सा डिटेल में जानना है, ये इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम लोग इसमें सबसे पहले एक टर्म बात करेंगे इंसेमिनेशन की। तो इंसेमिनेशन क्या होता है, तो जब वेजिना में स्पर्म्स का डिस्चार्ज होता है या स्पर्म रिलीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। लगभग उस टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होता है और ये धीरे धीरे यूट्रस पे जाता है। जैसे यूट्रस पे पहुंचता है इसका नंबर कम हो जाता है, लगभग लाखों के आसपास स्पर्म्स वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ यूट्रस में रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये वेजिना से सर्विक्स रीजन से पास करता है यूट्रस में, तो यहाँ पे एसिडिक पाथवे होता है, फिर फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो स्पर्म्स को इंगल्फ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और धीरे धीरे ये कुछ स्पर्म्स बचे हुए जो धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, एम्पोलरी रीजन के पास जाते हैं। लगभग वहाँ तक जाते जाते 200 से 250 स्पर्म बचता है और उसमें से मात्र एक ही स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज करता है, यानी कि ओवम के अंदर एंट्री मारता है। जब स्पर्म अटैच करता है एग के सरफेस को तो उस प्रोसेस को हम लोग एगोलिटिनेशन बोलते हैं। और जैसे ही स्पर्म से एग के सरफेस को टच करेगा तो एक्रोजोम्स वाला जो पार्ट है वो रिलीज करने लगता है हाइड्रोलाइसिन एंजाइम्स को, जिसको हम लोग स्पर्म लाइसिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस पार्ट इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिलीज होता है, तो इस पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होता है, देखिए जब दोनों एक दूसरे को भी टच कर रहा है तो सिनगैमी, जब दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैच कर जाता है तो प्लाज्मोगैमी, उसका दोनों का जब न्यूक्लियस मैच कर जाता है तो कैरियोगैमी, जब दोनों का क्रोमोसोम्स यानी कि स्पर्म्स का और ओवम का न्यूक्लियस मैच कर गया तो क्रियोगेमी, उसका जब क्रोमैटिन यानी कि क्रोमोसोम्स मैच कर जाता है, आपस में मिल जाता है तो एम्फीमिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि दोनों कैसे होता है। देखिए तो ये है पूरा हमारा ओवम, और ओवम के स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग समझे तो ये देखिए ये वाला जो लेयर है, ये लेयर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसके अंदर क्या ये देखिए ये क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स अभी रुका हुआ है, यानी क्या कि ये अरेस्ट फॉर्म में है, अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये मोटा ये लेयर देखिए, अगर हम लोग इस लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, ओवरी का सबसे ये लेयर है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और फिर कोरोना रेडिएटा को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड करते हैं। और देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग प्रीवेटिलिन स्पेस भी बोलते हैं। अब ये देखिए ये अपना स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स का एक्रोजोम्स पार्ट है, इसके अंदर क्या एक्रोजोम्स है ये, और इसी के अंदर क्या था आपका स्पर्म लाइसिन था। ये कौन सा एंजाइम से रिलीज करता है, तो देखिए हाइल्यूरोनोडिनेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स और जोना लाइसिन। हाइल्यूरोनोडिनेज क्या करता है, ये आपका हेलोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा। ये हेलोनिक एसिड जैसे ये जाएगा यहाँ पे हेलोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा सेल्स को ब्रेक करेगा। फिर उसके बाद जोमा लाइसिन है, जोना लाइसिन क्या करेगा, आपका जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने का काम करेगा। ये जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने का काम किया। अब देखिए ओवम के सरफेस पे एक प्रोटीन लगा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजिन। ये एक तरह से प्रोटीन है, रिसेप्टर से फर्टिलाइजिन। और इसी तरह से स्पर्म्स के ऊपर भी ये रेड कलर में दिखा रहे हैं, ये आपका क्या है, प्रोटीन है या रिसेप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, तो ये समझिए बात को क्या होता है, जब तक ये एंटी फर्टिलाइजिन और ये फर्टिलाइजिन आपस में मैच नहीं करेगा तब तक किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और हर स्पेसीज का ये दोनों अलग होता है, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन अलग होता है। इसलिए अदर स्पेसीज के साथ अगर फर्टिलाइजेशन कराना चाहे तो नहीं करेगा, क्योंकि ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन मैच नहीं करेगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कर सकते जैसे ये अगर ताला है तो इस ताला का चाबी यही, तो अगर ये ताला है अगर इसका चाबी चेंज कर देंगे तो फिर ये ताला खुलेगा नहीं। तो उसी तरह से अगर चाबी यही है, ताला चेंज कर देंगे तो फिर भी ये ताला खुलेगा नहीं। इसी तरह एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन अगर मैच नहीं करेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। अब जैसे ही सब ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन क्या होता है, जैसे देखिए ये अपना जेनुला जोना पेल्यूसिडा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और जैसे ही कोई एक स्पर्म आएगा जो इस सबको यहाँ से तोड़ के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे फर्स्ट टाइम पे अटैच करेगा। तो जैसे ही इस पे अटैच करेगा तो ये ऊपर की तरफ खींच जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जब कभी टायर फट जाता है तो टायर फट जाता है तो उसमें देखते हैं कि ट्यूब निकल जाता होगा बाहर, तो सेम वैसे ही समझिए ये एक तरह से टायर है जिसका नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा, और ये फट गया। फाड़ कौन दिया इसको, तो इसको तोड़ दिया स्पर्म, तोड़ दिया, इसके अंदर जो ये सारे एंजाइम्स है वो तोड़ दिया, और ये अंदर से टायर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या हो गया आपका, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ खींचा गया। अब अभी ये पहले क्या था, पोलराइज फॉर्म था, जैसे अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम चैनल। तो जैसे ये कोन का फॉर्मेशन हुआ, ये सोडियम चैनल ओपन हो गया, ये सोडियम चैनल ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हुआ सोडियम चैनल तो अंदर प्लस हो गया और बाहर जो है नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया। तो मेम्ब्रेन जो अंदर प्लस बाहर माइनस, यानी कि मेम्ब्रेन आपका क्या हो गया, डिपोलराइज्ड हो गया। और मेम्ब्रेन जैसे ही डिपोलराइज्ड होता है तो तुरंत ये क्या कर देता है, पॉलीस्पर्मी को फास्ट ब्लॉक कर देता है, पॉलीस्पर्मी को फास्ट ब्लॉक कर देगा। मतलब क्या हो गया कि एक ही स्पर्म अंदर आए, बाकी जो दूसरा स्पर्म ये सब देख रहे हैं ये सब स्पर्म अंदर नहीं आए, तो इसीलिए यहाँ पे डिपोलराइजेशन होता है और पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देता है। और इस पूरे इवेंट्स को यानी कि इस पूरे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं जोना रिएक्शन। तो जोना रिएक्शन क्या होगा कि मेम्ब्रेन डिपोलराइज्ड होगा और पॉलीस्पर्मी को फास्ट ब्लॉक कर देगा, तो जोना रिएक्शन हो गया। तो जोना रिएक्शन टेम्पोररी होता है,
कुछ ही देर के लिए होता है। उसके बाद जोनल रिएक्शन के बाद अपना क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करता है, जैसे ये देखिए सब कुछ वही है, मेम्ब्रेन डिपोलराइज्ड हो गया, स्पर्म अंदर आ गया है, मतलब ओवम के अंदर आ गया है और ये डिपोलराइज्ड है। तो जैसे ये डिपोलराइज्ड होता है तो ये क्या करता है, अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयंस होता है। स्मूथ SERC क्या होगा आपका, कैल्शियम आयंस बाहर निकलेगा। और कैल्शियम आयंस यहाँ क्या करता है, यहाँ पे कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवम के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं। ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं कि इस कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स को फ्यूज कराने का काम करते हैं। तो जैसे ही फ्यूज कर जाएगा यानी कि एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, फ्यूज नहीं एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। तो एक्सोसाइटोसिस जैसे इसका होगा तो इसके अंदर से कुछ सब्सटेंस निकलेगा। ये रेड कलर का ये सब्सटेंस दिखा रहा है, तो ये सब्सटेंस निकला तो ये जो स्पेस था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और जोना पेल्यूसिडा के बीच जो स्पेस था उस स्पेस में ये भरने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। तो जिससे क्या हो गया कि एक लेयर और बन गया और जो भी स्पर्म यहाँ आने की कोशिश करेगा उसके लिए कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इतना अंदर तक अब इसको पेनिट्रेट करके आ ही नहीं सकता। तो ये ब्लॉक हो गया। तो कैल्शियम अपने क्या काम किया, तो कैल्शियम काम किया एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स, जो स्लो ब्लॉक करता है पॉलीस्पर्मी को, यानी कि दूसरा स्पर्म को आने के लिए स्लो ब्लॉक करता है। और ये कैल्शियम जो है दूसरा काम और क्या करता है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि ये अभी क्रोमोसोम्स रुका हुआ है, यानी कि अरेस्ट फॉर्म में, तो इसको भी ताकि कंटिन्यू करना है। तो ये जो क्रोमोसोम्स आपका अरेस्ट फॉर्म में था, कि किसकी वजह से अरेस्ट फॉर्म में था, MPC की वजह से, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये क्या आपका मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इसको ब्रेक डाउन करेगा। इसको ब्रेक डाउन कौन करेगा, तो APC, ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये कैल्शियम आयंस क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है किसको, APC को, और APC क्या करता है, MPC को तोड़ देता है। और जैसे ही MPC टूटता है तो सेकंड पोलर बॉडी बन जाता है और ओवम और ओटिड बन जाता है, यानी कि दो चीज बनेगा, एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाता है और एक ओवम और ओटिड बन जाता है। और जैसे ही ओवम और ओटिड बनेगा तो उसके बाद क्या होता है, समझिए बात को। ये आपका बाहर का जोना पेल्यूसिडा, ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, एक स्पर्म अंदर आ गया, स्पर्म अंदर आ गया, ये अभी क्या हैप्लॉइड है और फर्टिलाइजिंग मेथड, फर्टिलाइजिंग स्पर्म बोले, ये इसके साथ क्या कर दिया, ये ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। पहले से ओवम में फर्स्ट पोलर बॉडी होता है और जो सेकंड पोलर बॉडी बना था वो यहाँ से यहाँ पाके शिफ्ट हो गया, यहाँ अंदर से यहाँ पाके शिफ्ट हो गया सेकंड पोलर बॉडी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही दोनों का न्यूक्लियस मिलेगा, दोनों का न्यूक्लियस मिलेगा, तो न्यूक्लियस मिलने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दोनों का मिक्सिंग होगा। किसका मिक्सिंग होगा, क्रोमोसोम्स का मिक्सिंग होगा। किसके क्रोमोसोम्स का मिक्सिंग होगा, ओवम और स्पर्म के क्रोमोसोम्स का मिक्सिंग होगा। फिर जैसे मिक्सिंग हो जाएगा फिर वहां से यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये था पूरा कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बहुत कम समय में और डिटेल में। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि ये नीट में बन जाएगा, किसी भी स्टेट मेडिकल एग्जाम देते हैं उसमें हो जाएगा, फिर कंपटीशन लेवल में भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। धन्यवाद।